Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं पहली न्यूज, फिर आज का अखबार और उसके बाद डे स्पेशल। तो शुरुआत खबरों से। पहले हेडलाइंस। अमेरिका में आज से 12 देशों के लोगों की एंट्री बैन। मोदी सरकार ने पूरे किए 11 साल। मुंबई में काल बनी लोकल ट्रेन, 10 गिरे, 4 की मौत। और स्पेन के कार्लोस अल्काजार ने जीता फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब। अमेरिका में आज से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर बैन लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जून को इसे लेकर एक आदेश जारी किया था, जो 9 जून से लागू होगा। 12 देशों के अलावा 7 देशों के नागरिकों पर आज से आंशिक रोक भी लागू होगी। ये इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन दोनों तरह के वीजा पर लागू होगी। ट्रंप ने अपने इस फैसले के पीछे अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और जान की हिफाजत का हवाला दिया था। ट्रंप ने 4 जून को कहा था कि अमेरिका को ऐसे विदेशी नागरिकों से सुरक्षित रखना जरूरी है जो आतंकवादी हमले करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, नफरत फैलाने या इमिग्रेशन कानूनों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के ही लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के विरोध में 3 दिन से जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया है। उपद्रवियों ने पूरे शहर में कई सड़कों पर आगजनी की है। इस दौरान कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। कई लोग मैक्सिको का झंडा लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। हालात काबू करने के लिए अमेरिकी नेशनल गार्ड्स ने भारतीय समय के अनुसार रविवार देर रात प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले, रबर बुलेट्स दागी और भीड़ को पीछे धकेला। घटना मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर हुई, जहां प्रदर्शनकारी जुटे थे। कुछ प्रदर्शनकारी गो होम और शेम के नारे लगाने लगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शहर पर अवैध प्रवासियों का कब्जा है, इसे जल्द आजाद कराया जाएगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 11 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि पिछले 11 साल में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं। इन 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है। दशक में हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहां पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूंगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू एससी, एसटी और हमारे ओबीसी भाई, इनके लिए चिंता की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने लिखा, हमारी सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ जन जन का कल्याण हो रहा है। हमने पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों की जिंदगी आसान बनाने की पूरी कोशिश की है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन, मुद्रा योजना में 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को लोन, पीएम आवास योजना में 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्के घर, पीएम सम्मान निधि से किसानों को 3,70,000 करोड़ रुपए की मदद की। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 9 जून को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। पीएम के साथ भाजपा की ओर से 60 और एनडीए के घटक दलों से 11 मंत्रियों ने शपथ ली थी। मुंबई के पास ठाणे में लोकल ट्रेन में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हुआ, जहां ट्रेन से गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा दीवा और मुंब्रा स्टेशन के बीच हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 10 से 12 यात्रियों के गिरने की खबर है। हादसे के शिकार लोग लटक कर यात्रा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रेन इतनी भरी थी कि यात्री दरवाजे पर लटकने को मजबूर थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। सभी पीड़ितों की आयु 30-35 साल के बीच थी। इस हादसे में घायल हुए कुछ लोगों को कलवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मणिपुर में हिंसा के बाद हाईवे ब्लॉकेज और ट्रांसपोर्ट रूट्स प्रभावित होने से आम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर चुराचांदपुर और राजधानी इम्फाल में खाने पीने की चीजें और दवाइयों की भारी कमी हो गई है। जरूरी सामान के दाम बढ़ गए हैं। हिंसा प्रभावित कई इलाकों में दवाइयां तक नहीं मिल रही। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि अब सारी चीजें मिजोरम के रास्ते आ रही हैं, इसलिए महंगी हो गई हैं। पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। 3 मई 2023 को कुकी मैतेई समुदायों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो अब तक जारी है। इस दौरान 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1,500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 70,000 से ज्यादा विस्थापित हैं और 6,000 से ज्यादा FIR दर्ज हुई हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला एक्सिस ओम मिशन 4 के तहत 10 जून को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। इससे पहले रविवार को शुभांशु ने स्पेस एक्स की फ्लाइट सूट पहनकर फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल की। इसमें असेंबली बिल्डिंग से रॉकेट तक की यात्रा और उसमें बैठने के प्रोसेस को फॉलो किया। इस दौरान शुभांशु ने कहा कि ये बेहतरीन यात्रा। नमस्ते, आई एम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। A fighter pilot for 15 years, he was selected as one of 4 Indian astronauts in 2020. Captain Shukla, are you ready for the ride? Will you do some yoga in space like your idol Rakesh Sharma did in 1984? इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी इदा शीशा नोंगरोंग ने दावा किया कि पत्नी सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया। इधर सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है। उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। मामले में 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। राज कुशवाहा, विशाल चौहान को इंदौर, जबकि आकाश राजपूत को इंदौर के पास और आनंद कुर्मी को बीना के बसारी गांव से पकड़ा गया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। राजा रघुवंशी की मां ने सोनम को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। सुकमा के कोंटा में नक्सलियों के IED ब्लास्ट की चपेट में आकर कोंटा डिवीजन के एडिशनल SP आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं। घटना में कोंटा TI सोनलवाला घायल हैं। मौके के लिए फोर्स रवाना कर दिया गया है। दरअसल नक्सलियों ने कल यानी 10 जून को भारत बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर ASP आकाश राव अपनी टीम के साथ पैदल गश्त पर निकले थे। इसी दौरान कोंटा एर्राबोर मार्ग पर डोंडरा के पास नक्सलियों के लगाए गए IED ब्लास्ट की चपेट में आ गए। जम्मू कश्मीर, गोवा, बिहार और मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की हालत एक बार फिर गंभीर हो गई है। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें रविवार शाम फिर से ICU में शिफ्ट किया गया है। सत्यपाल मलिक को 11 मई को किडनी में इंफेक्शन बढ़ने के चलते राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के अनुसार उनकी दोनों किडनी खराब हैं और उनका डायलिसिस हो रहा है। बीच में आराम मिलने पर उन्हें ICU से RML के नर्सिंग होम में शिफ्ट कर दिया गया था। अब एक बार फिर से नर्सिंग होम के ही ICU में शिफ्ट किया गया है। मलिक का इलाज नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर ललित की देखरेख में चल रहा है। सतपाल मलिक के एक्स हैंडल से भी उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने के बारे में जानकारी दी गई है। कर्नाटक में बजरंग दल नेता और 2022 के फाजिल हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुहास शेट्टी की हत्या मामले की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक हत्या के आरोपियों के तार प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस हत्या का उद्देश्य लोगों में डर और आतंक फैलाना था। NIA जल्द केस दर्ज कर जांच शुरू करेगी। बेंगलुरु में 1 मई को सुहास शेट्टी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही इलाके में तनाव फैल गया था। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें अब्दुल तफवान नियाज, मोहम्मद मुजम्मिल, खालंदर शफी, आदिल मेहरू, नागराज, रंजीत और रिजवान शामिल हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये लड़ाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से लड़ी जाएगी। भोजपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। चिराग पासवान ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी किसी भी तरह से एनडीए से अलग नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य गठबंधन को और अधिक मजबूती देना है। आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। इजरायली सेना ने अपने सबसे बड़े दुश्मन की लाश बरामद करने का दावा किया है। सेना ने रविवार को कहा कि उसने पिछले महीने एक लक्षित अभियान के बाद दक्षिणी गजा के एक अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड सुरंग में हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद सिनवार का शव बरामद किया है। आईडीएफ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एपी डेफरिन ने कहा कि हमास का एक और बड़ा नेता मोहम्मद शबाना, जो राफा ब्रिगेड का कमांडर है, कई अन्य आतंकवादियों के साथ घटनास्थल पर मृत पाया गया है। बाकियों की पहचान अभी भी की जा रही है। वहीं इजरायली नौसेना ने एक जहाज मदलीन को रोक दिया है, जो गजा पट्टी में मानवीय मदद लेकर जा रहा था। इस जहाज का पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग समेत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता सवार थे। फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन के मुताबिक जहाज से उनका संपर्क टूट गया है। हालांकि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और उन्हें भोजन और पानी दिया गया है। इजराइल का कहना है कि गजा पट्टी की ओर बढ़ना प्रतिबंधित है, क्योंकि वहां की नाकाबंदी हमास को हथियार पहुंचाने से रोकने के लिए जरूरी है। एफएफसी का दावा है कि ये नाकाबंदी खत्म करने के लिए शांतिपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के बाद रविवार को कहा है कि सरकार इस स्टेडियम को कहीं और शिफ्ट कर सकती है। सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार इस मामले पर विचार करेगी। इसके साथ ही कर्नाटक के सीएम ने ये कहकर भी राजनीतिक तूफान मचा दिया कि इस हादसे के लिए सरकार किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि घटना की पूरी जिम्मेदारी कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की है। और चलते चलते मौसम का हाल जान लेते हैं। उत्तर भारत में कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बारिश के साथ गरज और आंधी तूफान का अनुमान जताया है। देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय हिस्सों, पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर राज्यों में कल से भारी बारिश के आसार हैं। कर्नाटक और केरल में भारी वर्षा को लेकर अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 13 जून से इन जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 9-10 तारीख के दौरान भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को छोड़कर उत्तर पश्चिमी भारत के शेष क्षेत्रों में अगले 4 दिनों के दौरान भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहने की संभावना है। लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द गार्डियन में जॉन हैरिस का लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें ब्रिटेन में घरों की भारी कमी को एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संकट बताया गया है। जॉन हैरिस अपने लेख में बताते हैं कि लेबर पार्टी अगर जल्द और बड़े पैमाने पर सामाजिक आवास नहीं बनवाती तो अगला चुनाव हार सकती है। देश भर में महंगे अपार्टमेंट्स तो बन रहे हैं, लेकिन आम लोग पूछ रहे हैं ये हमारे लिए नहीं है, फिर किसके लिए हैं? 13 लाख परिवार काउंसिल हाउसिंग की वेटिंग लिस्ट में हैं और किराए आसमान छू रहे हैं। लेबर पार्टी ने 15 लाख नए घर बनाने का वादा किया है, लेकिन इसके लिए स्थानीय सरकारों और निर्माण क्षेत्र को मजबूती देनी होगी। कई नेता मांग कर रहे हैं कि पब्लिक लैंड को खोलकर तेजी से सस्ते घर बनाए जाएं। अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो लोगों की नाराजगी और दिक्कतें कट्टर राजनीति की ओर मोड़ ले सकती हैं।
द डॉन में पाकिस्तान के छात्रों के सामने अमेरिका में पढ़ाई के सपने और उससे जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालता एक लेख प्रकाशित हुआ है, जो कहता है कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने वीजा नियम कड़े कर दिए हैं, छात्र वीजा रद्द किए जा रहे हैं, विश्वविद्यालयों की फंडिंग कम हो रही है। इन सब कारणों से पाकिस्तान के कई छात्र अमेरिका में पढ़ाई के अपने सपने को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। छात्र वीजा रद्द होने के खतरे के चलते पाकिस्तान जाने से डर रहे हैं, क्योंकि वापस न लौट पाने का खतरा उनके लिए भारी साबित हो सकता है। पाकिस्तान के कॉलेज काउंसलर अब छात्रों को सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूके, मलेशिया, दुबई जैसे विकल्पों के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, ताकि अगर अमेरिका में प्रवेश ना हो तो उनके पास दूसरी राह हो। स्थानीय विश्वविद्यालयों में दाखिले की मांग भी बढ़ रही है, खासकर IBA जैसे प्रमुख संस्थानों में। कुल मिलाकर अमेरिका में पढ़ाई का सपना अब पाकिस्तान के छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। वहाँ के कड़े वीजा नियम, बढ़ती असुरक्षा और वित्तीय समस्याएं उनके रास्ते में बड़ी बाधाएं बन रही हैं। इसलिए वे वैकल्पिक देशों और स्थानीय विश्वविद्यालयों की ओर रुख कर रहे हैं। यूएस की टाइम मैगजीन ने एक लेख महत्वाकांक्षा के बारे में दिया है, जो आमतौर पर नकारात्मक समझी जाती है, लेकिन वास्तव में ये हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है। टाइम पत्रिका के एक अध्ययन के अनुसार 20 की उम्र के लगभग आधे लोग खुद को बहुत महत्वाकांक्षी मानते हैं कि महत्वाकांक्षा ना होना स्वीकार्य नहीं है। वहीं उम्रदराज लोगों में ये सोच बदल जाती है। महत्वाकांक्षा हमें बेहतर बनने, अपने काम में सुधार करने और नए रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करती है। ये नवाचार और प्रगति का भी इंजन है, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा के अपने नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए इसे संतुलित रखना जरूरी है। महत्वाकांक्षा एक सकारात्मक ताकत है जो हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद करती है, बशर्ते इसे संतुलित और स्वस्थ तरीके से अपनाया जाए। BBC हिंदी की एक रिपोर्ट में बांग्लादेश के ताजा राजनीतिक हालात का ब्यौरा दिया गया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अप्रैल 2026 में चुनाव कराने की घोषणा की है, लेकिन ये फैसला देश में नए राजनीतिक विवाद और असहमति को जन्म दे रहा है। BNP और अन्य विपक्षी दल इस घोषणा से नाराज हैं और सरकार की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। यूनुस सरकार को राजनीतिक सहमति, निष्पक्ष माहौल और संस्थागत भरोसा जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मतदाता सूची, निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन और कानून व्यवस्था जैसे प्रशासनिक कामों के लिए समय बहुत कम है। सरकार का दावा है कि वह सुधारों और न्याय पर काम कर रही है, लेकिन अब तक की प्रगति सीमित रही है। बड़ी चुनौती ये भी है कि अवामी लीग को चुनाव से बाहर रखा गया है, जिससे चुनाव की समावेशिता और वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर सभी पक्षों को समान मौका नहीं मिला तो चुनाव की लोकप्रियता और स्वीकार्यता दोनों को नुकसान हो सकता है। द वायर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को सैन्य जवाब दिया, लेकिन क्या कूटनीति में भी जीत मिली? द वायर की रिपोर्ट बताती है कि जमीन पर मिली सफलता को भारत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में नहीं बदल पाया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि भारत विरोध करता रहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि संघर्ष विराम में ट्रंप ने बिचौलिएपन की भूमिका निभाई, जो भारत की नीति के खिलाफ है। IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद दी, जबकि भारत इसका विरोध कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित नहीं करवा सका। चीन और पाकिस्तान की गहराती साझेदारी ने भारत को कूटनीतिक तौर पर और कमजोर किया है। रिपोर्ट का साफ संदेश है, सैन्य जीत के बावजूद भारत विदेश नीति के मोर्चे पर पिछड़ गया है। विश्वगुरु बनने का दावा इस बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खोखला साबित हुआ। डेक्कन हेराल्ड के संपादकीय में असम सरकार की उस योजना की आलोचना की गई है जिसमें सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले मूल निवासी और स्थानीय लोग को हथियार देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये योजना लोगों को सुरक्षा देने और उनके पहचान, जमीन और घर की रक्षा के लिए है, लेकिन लेख का कहना है कि आम लोगों को हथियार देना खतरनाक फैसला है। इसकी आड़ में हथियारों का दुरुपयोग हो सकता है या ये गलत हाथों में जा सकते हैं, जैसे उग्रवादी संगठनों तक। लेख में ये भी कहा गया है कि देश में हथियार देने के कड़े नियम हैं और केवल सरकार या कानून व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों को ही अधिकार है। इससे पहले भी सलवा जुड़ूंग जैसे प्रयोग फेल हो चुके हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी ठहराया था। मणिपुर में भी सरकारी हथियार लूटे जाने से हिंसा फैली, जो इस तरह की नीति की असफलता को दिखाता है। अंत में संपादकीय कहता है कि लोगों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि उन्हें हथियार देकर खुद की रक्षा करने को कहना। ऐसा करना सरकार की नाकामी को दर्शाता है।
प्रभात खबर अखबार ने आज भगवान बिरसा मुंडा पर एक विशेष लेख प्रकाशित किया है, जिसमें उनके संघर्ष, शहादत और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद किया गया है। लेख में उल्लेख किया गया है कि बिरसा मुंडा की शहादत के 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 15 नवंबर को उनके जन्म के 150 वर्ष पूरे होंगे। लेख में लिखा है कि कैसे लंबे समय तक इतिहास में उनके योगदान को नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है और संसद से लेकर प्रधानमंत्री तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया और एक सशक्त आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रभात खबर ने इस लेख के माध्यम से बिरसा मुंडा की त्याग, साहस और प्रेरणादायक विरासत को सम्मान पूर्वक याद किया है और उन्हें आदिवासी समाज के महानायक के रूप में प्रस्तुत किया है। अमर उजाला ने न्यायपालिका में भाषा को लेकर कहा है कि देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने हिंदी में शपथ लेकर एक नई मिसाल कायम की है। अब तक ये परंपरा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के सभी मुख्य न्यायाधीश अंग्रेजी में ही शपथ लेते रहे हैं। गवई का ये कदम भारतीय भाषाओं को न्यायपालिका में सम्मान देने की दिशा में एक उम्मीद की किरण है। अखबार ने ये भी रेखांकित किया है कि भले ही संविधान और राजभाषा अधिनियम में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल की गुंजाइश है, लेकिन व्यवहार में सुप्रीम कोर्ट और अधिकांश हाई कोर्ट अब भी अंग्रेजी के भरोसे ही चल रहे हैं। सिर्फ कुछ राज्यों में ही सीमित रूप में हिंदी का प्रयोग होता है। अमर उजाला का कहना है कि न्यायमूर्ति गवई की पहल बताती है कि अगर शीर्ष स्तर पर इच्छा शक्ति हो तो भारतीय भाषाएं भी न्याय की भाषा बन सकती हैं। ये सिर्फ भाषाई सवाल नहीं, बल्कि आम नागरिकों की न्याय तक आसान पहुंच का मामला है। जनसत्ता अखबार के आज के संपादकीय तरक्की का पुल में जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल को देश की तरक्की और एकता का प्रतीक बताया गया है। ये पुल न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के रेल नेटवर्क से जोड़कर सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। लेख में कहा गया है कि भूकंप संभावित और विषम जलवायु वाले क्षेत्र में इस पुल का निर्माण एक बड़ी चुनौती थी, जिसे भारतीय अभियंताओं ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब इस पुल के चालू हो जाने से माल ढुलाई और यात्री आवाजाही सुगम हो जाएगी, जिससे हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और पर्यटन को गति मिलेगी। संपादकीय में ये भी उल्लेख है कि पुल के शुरू होने से बेरोजगारी में कमी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और युवाओं को आतंकवाद से दूर रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये पुल सैन्य दृष्टिकोण से भी अहम है, क्योंकि अब सैन्य टुकड़ियों और साजो सामान की तेज आवाजाही संभव होगी। द पायनियर में योग पर विशेष फीचर दिया है, जिसने बताया है कि आजकल योग अपने असली रूप से भटक रहा है। पहले योग का मतलब था शरीर, मन और आत्मा का संतुलन, ध्यान, अनुशासन और आत्मिक विकास। लेकिन अब योग को फैशन और फिटनेस शो बना दिया गया है, जैसे पावर योगा, एरियल योगा और भी कई सारे योगा। ये नए तरीके देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर इनमें ध्यान, सांस और आंतरिक शांति की जगह सिर्फ पसीना और स्टाइल आ गया है। इससे ना तो सिर्फ योग का मूल भाव खोता है, बल्कि शरीर को भी नुकसान हो सकता है। लेखक कहते हैं कि योग में नया प्रयोग ठीक है, लेकिन पहले हमें इसकी गहराई और परंपरा को समझना चाहिए। योग कोई जिम एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है, जिसे जल्दबाजी या दिखावे में बदलना ठीक नहीं। इस लेख का मकसद है कि लोगों को याद दिलाना कि योग सिर्फ करने की चीज नहीं, जीने का तरीका है और इसे सच्चे भाव से अपनाना चाहिए। लेट्स माइक आज का अखबार में इतना ही। नमस्कार। आज 9 जून है। लेट्स माइक डे स्पेशल में हम बात करेंगे जंगलों में आज़ादी की मशाल जलाने वाले बिरसा मुंडा की, जिनकी आज पुण्यतिथि है। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत। महज 25 बरस की उम्र, लेकिन इतिहास में इतना नाम जैसे सदियों का सफर तय किया हो। धरती के बेटे थे वो, लेकिन लोगों ने उन्हें भगवान कहा। धरती आबा बिरसा मुंडा। आज 9 जून है, वो दिन जब रांची की जेल की दीवारों के बीच एक क्रांतिकारी चुपचाप हमेशा के लिए सो गया, लेकिन उसकी आवाज जंगलों, पहाड़ों और लोगों के दिलों में आज भी गूंजती है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखते थे और उनका बचपन जंगलों, पहाड़ों और लोक गीतों के बीच बीता। उनके माता पिता बेहद साधारण किसान थे। बचपन में ही उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज अफसर, साहूकार और मिशनरी आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, उन्हें ईसाई बना रहे हैं और उनकी संस्कृति मिटा रहे हैं। बिरसा के भीतर धीरे धीरे बगावत के बीज अंकुरित होने लगे।
बिरसा को एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाई का मौका मिला, जहां उन्हें ईसाई धर्म अपनाने का दबाव भी झेलना पड़ा। उन्होंने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि ये शिक्षा नहीं, संस्कृति पर आक्रमण है। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने लोगों की भाषा, उनके रीति रिवाज, लोक गाथाएं और संस्कृति को गहराई से समझना शुरू किया। धीरे धीरे वे एक जागरूक वक्ता और लोक गायक के रूप में उभरने लगे। जल, जंगल और जमीन को लेकर आदिवासियों का संघर्ष सदियों पुराना है। ये संघर्ष आज भी चला आ रहा है। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों के साथ उल गुलान शुरू किया, एक ऐसा विद्रोह जो सिर्फ हथियारों से नहीं, विचारों और विश्वासों से लड़ा गया। उन्होंने कहा, हम अपनी जमीन, अपने जंगल, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे। ये धरती हमारी माँ है। उनका आंदोलन 3 मोर्चों पर लड़ा गया। अंग्रेजों की जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ, जो आदिवासियों से जमीन छीनती थी। मिशनरी संस्थाओं के खिलाफ, जो जबरन धर्मांतरण करा रही थी। अपने समाज में बदलाव के लिए, ताकि आदिवासी खुद भी संगठित होकर आगे बढ़ें। औपनिवेशिक शक्तियों की संसाधनों से भरपूर जंगलों पर हमेशा से नजर थी और आदिवासी जंगलों को अपनी जननी मानते हैं। इसी वजह से जब ब्रिटिशर्स ने इन जंगलों को हथियाने की कोशिश शुरू की, तो आदिवासियों में असंतोष पनपने लगा। ब्रिटिश लोगों ने आदिवासी कबीलों के सरदारों को महाजन का दर्जा दिया और लगान के नए नियम लागू किए। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आदिवासी कर्ज के जाल में फंसने लगे। उनकी जमीन भी उनके हाथों से जाने लगी। दूसरी ओर अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास कर जंगलों पर कब्जा कर लिया। खेती करने के तरीकों पर कई तरह की बंदिशें लगा दी। आदिवासियों का धैर्य जवाब देने लगा था। तभी उन्हें बिरसा मुंडा के रूप में अपना नायक मिला। 1895 तक बिरसा मुंडा आदिवासियों के बीच एक बड़ा नाम बन गए थे। लोग उन्हें धरती बाबा के नाम से पुकारने लगे, यानी धरती का पिता। बिरसा न सिर्फ एक योद्धा थे, बल्कि एक सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने शराबबंदी की बात की, महिलाओं के सम्मान की बात की और अंधविश्वासों के खिलाफ खड़े हुए। 1899 और 1900 में बिरसा मुंडा का आंदोलन अपने चरम पर था। उन्होंने जंगलों में बसे पुलिस थानों पर हमले किए, जमींदारों के खिलाफ मोर्चा खोला और अंग्रेजी शासन के पसीने छुड़ा दिए। उनकी सेना में गांव-गांव के आदिवासी शामिल थे, जिनके पास केवल धनुष बाण थे, लेकिन हौसला पहाड़ जैसा था। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को 1900 की जनवरी में गिरफ्तार कर लिया और फिर सिर्फ 6 महीने बाद 9 जून 1900 को रांची की जेल में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा के विचारों को दबाया नहीं जा सका। उनकी मृत्यु के बाद मुंडाओं और अन्य आदिवासी समुदायों में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर शुरू हो गया। लोग अपने हक, अपनी जमीन और अपनी अस्मिता के लिए खड़े हुए। बिरसा मुंडा का नाम आदिवासी आंदोलन का पर्याय बन गया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय नायक के रूप में स्वीकार किया। झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा जेल को संग्रहालय में बदला गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और कई शोध संस्थान उनके नाम पर बनाए गए हैं। 15 नवंबर उनके जन्मदिन को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित कई थिएटर, लोक नाटक और डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी हैं। हाल ही में बिरसा मुंडा की कहानी को लेकर एक बायोपिक की भी घोषणा हुई है। धरती के इस सच्चे सपूत को, इस महान क्रांतिकारी को आज उसकी पुण्यतिथि पर हम श्रद्धा से नमन करते हैं। बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतना है, एक आंदोलन है, एक प्रेरणा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती है। उनकी छोटी सी उम्र में किया गया महान कार्य हमें ये सिखाता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो इतिहास भी झुकता है। आज जब हम जंगलों, जमीनों और अस्मिता की लड़ाइयों को फिर से होते देखते हैं, तो बिरसा मुंडा की याद और भी प्रासंगिक हो जाती है। धरती आबा को शत शत नमन। आपके सपनों का भारत ही हमारी दिशा है, आपका बलिदान हमारा मार्गदर्शन। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की ये विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए दिल से आभार। चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,
Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's mic. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोदन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app